नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी। दोस्तों ये एक ऐसा लॉ है जो अगर किसी गलत लड़की या लड़की पक्ष के हाथ में लग जाए तो उस केस में वो जो लड़की है वो उस लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये लॉ क्या है, ये क्या कहता है, इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स गलत हैं और उन पॉइंट्स की वजह से क्या-क्या नुकसान होते हैं और सबसे ज़रूरी इस लॉ को ठीक कैसे किया जा सकता है। मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं, मैं आपको वो सुनाऊँगा और उन चीज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे साथ के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अनुसार अगर लड़का या लड़के पक्ष के लोग लड़की या लड़की पक्ष के किसी भी इंसान को तंग करें, टॉर्चर करें, मारें या किसी तरह से उनके ऊपर डिमांड रखने की कोशिश करें या उन्हें डराएँ-धमकाएँ या फिर वो कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लड़की या लड़की पक्ष के किसी भी इंसान को आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस केस में ये लॉ ये कहता है कि लड़का और लड़के पक्ष के जितने भी लोग हैं, वो सभी के सभी मुजरिम हैं और उन्हें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब आप ये पूछेंगे कि ये लॉ तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि इसमें तो यही कहा गया है कि अगर लड़का या लड़के पक्ष के लोग अगर लड़की या लड़की पक्ष के लोगों के ऊपर कुछ गलत करेंगे, तो उस केस में ये लॉ अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉ एक इस तरह का लॉ है, जिसे लड़कियों ने सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया है और उसके कुछ चंद कारण हैं। तो सबसे पहला कारण यानी सबसे पहली गलती जो इस लॉ में है, वो है इस लॉ की लैंग्वेज। तो ये लॉ अपने आप में एक गलत लॉ है। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है कि लड़का या लड़के पक्ष के लोग अगर लड़की के ऊपर कुछ गलत करें, तो लड़के पक्ष के लोग गलत हैं और उन्हें 3 साल की सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पे इसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि अगर लड़की लड़के के ऊपर कुछ गलत करे, तो उस केस में जो है लड़की को सज़ा होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस लॉ के अंदर लड़की का ज़िक्र ही नहीं है कि वो मुजरिम है। ये तो होगी पहली गलती। अब इस लॉ में एक और भी बहुत बड़ी गलती है और वो गलती ये है कि ये जो लॉ है, इसे इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि इसमें लड़की और लड़की पक्ष हमेशा इनोसेंट हैं और लड़का और लड़का पक्ष जो है वो हमेशा ही मुजरिम हैं, चाहे वो कुछ गलत करें, चाहे ना करें। एक सिंपल सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि लड़की ये कहती है कि मुझे मेरे पति ने जान से मारने की धमकी दी। अब इस चीज़ का क्या प्रूफ़ देंगे आप? इस चीज़ का तो कुछ प्रूफ़ नहीं है, क्योंकि वो कहेगी कि ज़बानी मुझे कहा था, एक एक दिन मुझे मुझे आया, मुझे डाँटा और मुझे कह दिया। लेकिन इसका कोई भी प्रूफ़ नहीं है। जस्ट बिकॉज़ कि ये जो लॉ है, उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें लड़की जो है इनोसेंट है, तो सारा का सारा जो भार है वो लड़के के ऊपर ही आ जाता है और लड़का जो है और लड़का पक्ष ख़ास करके वो सभी के सभी इसमें मुजरिम बना दिए जाते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरी गलती ये कहती है कि अगर कोई निर्दोष अपने आप को साबित करना चाहे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़का है जिसे अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। लड़की को अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करना होगा। यहाँ तक कि लड़की को ये भी प्रूव नहीं करना होगा कि उसने वो जो कंप्लेंट की है वो सही है या गलत है। क्योंकि ये लॉ ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें लड़की कुछ भी बोल दे, वो सच है और लड़का कुछ भी बोलता रहे, वो झूठ है। और सभी की जो सारा का सारा जो भार है, जो सभी चीज़ें हैं, जो कि आपको कोर्ट में दिखानी पड़ेंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़के को दिखानी होंगी, लड़की को नहीं दिखानी होगी। चौथी चीज़ इसमें क्या गलत है कि जो लड़का है, उसी को पनिश किया जाएगा। सज़ा सिर्फ़ लड़के और लड़के पक्ष को ही दी जाएगी। लड़की या लड़की पक्ष को सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर किसी भी स्टेज पे ये पता चले कि लड़की या लड़की पक्ष ने जो कंप्लेंट थी वो गलत की है, उसमें झूठ पाया जाए, कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, यहाँ तक कि विमेन कमीशन के द्वारा भी अगर ये झूठ पकड़ा जाए, तो भी लड़की को कोई किसी तरह की सज़ा का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए ये सारे का सारा भार जो है वो लड़के के ऊपर ही आ जाता है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, वो ये कि ये लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो लॉ है, ये अनइक्वल है, बायस्ड है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की को ही इनोसेंट बोल रहा है, लड़के को इनोसेंट नहीं बोल रहा है। यानी कि दोनों को इनोसेंट नहीं बोल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की को ही बोल रहा है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें चंद राइट्स दिए थे, उनमें से एक राइट है राइट टू इक्वालिटी,
ये उस राइट टू इक्वालिटी के ऊपर खरा नहीं उतरता, यानी कि ये जो लॉ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे इस देश में होने का कोई भी कारण नहीं बनता। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसमें बात आती है राइट टू लाइफ यानी जीने का हक। ये जो लॉ है, ये आपको जीने का हक नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो लड़का या लड़का पक्ष है, उसके ऊपर अगर कोई झूठी भी कंप्लेंट कर दी जाए, तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होनी तय है, क्योंकि उसे ही सब कुछ साबित करना है। सच और झूठ सभी का सभी लड़के को खुद साबित करना है, लड़की ने इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसलिए ये जो लॉ है, ये पूरी तरह से गलत है, और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन सब पॉइंट्स के हिसाब से ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बात आती है कि इनसे नुकसान क्या होते हैं। देखिए, नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहला नुकसान वो ये है कि जो लड़का पक्ष है, उनकी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि ये जो लॉ है, इसको बनाया ही इस तरह से गया है कि इसमें पनिशमेंट है 3 साल की, बेल आपको मिल नहीं सकती, जो कुछ भी होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा। यानी पुलिस के द्वारा ये जो केस है, ये बंद नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस को ये पता भी चल जाए कि लड़की झूठ बोल रही है, उस केस में भी पुलिस जो है इस केस को कोर्ट तक लेकर ही जाएगी, और कोर्ट में भी जो सुनवाई है, उसमें हर पेशी में लड़के को आना पड़ेगा। लड़की हर पेशी में हाजिर हो या ना हो, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि सारा का सारा जो नुकसान है, वो लड़का और लड़के पक्ष का है। तो ये तो है सबसे पहला नुकसान। दूसरा नुकसान है, घर और परिवार में परमानेंट दरार आ जाती है। यानी कि अगर एक भी बार लड़की ये कंप्लेंट कर देती है 498A की, उस केस में लड़का जो है वो इतने धक्के खा लेता है कोर्ट कचहरियों के, पुलिस के, और यहाँ तक कि उसको ये प्रावधान भी है कि अगर उसके ऊपर झूठा 498A का केस लग जाता है, तो वो डाइवोर्स का केस डाल सकता है। यानी कि अगर लड़का जो है वो इतनी हरासमेंट से होकर के गुजरेगा, उसके ऊपर इतना कुछ गलत हो जाएगा, तो वो कभी भी उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहेगा, और यही होता है। घर परिवार जो है पूरी तरह से टूट जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी नुकसान तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जो लॉ है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये बायस्ड है, ये एक तरफ़ा है। इसमें जो सारे का सारा जो नुकसान, जो सारे का सारा जो दारोमदार है, वो लड़के और लड़के पक्ष के ऊपर आ जाता है। वो करियर नहीं बना सकता, वो कहीं जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लॉ है, वो नॉन बेलेबल है। तो अगर वो लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। यानी कि वो हर तरह से फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली हरास होता है इसमें। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अब आखिर में बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी इस लॉ को ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए, अगर सरकार चाहे या हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चाहे, तो इस लॉ को ठीक किया जा सकता है। और मैं अगर अपनी तरफ से कहूँ, या अपनी जितनी भी समझ है, जितनी नॉलेज है मुझे, उसके हिसाब से मैं अगर कहूँ, तो सिर्फ़ एक शब्द बदलने से ये पूरे का पूरा लॉ ठीक हो जाता है, और वो शब्द है वाइफ़, यानी कि पत्नी। अगर इस पूरे के पूरे लॉ के अंदर अगर हम पत्नी शब्द को रिप्लेस कर दें, यानी कि बदल दें, और उसकी जगह स्पाउस शब्द डालें, तो ये लॉ जो है पूरी तरह से बराबर हो जाता है। और उसी तरह से जो पहली लाइन में हस्बैंड कहा गया है, यानी कि पति कहा गया है, अगर हम उसे रिप्लेस कर देते हैं स्पाउस से, तो ये जो लॉ है, ये पूरी तरह से बराबर हो जाता है। उस केस में ये लॉ क्या कहेगा? अगर इसे हम ठीक करें और इसे एक ही शब्द से बदलें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो लॉ की लैंग्वेज है, वो न्यूट्रल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मैं आपको एक तरह से एक बारी बोल के बताता हूँ कि ये लॉ क्या हो जाएगा। अगर हम उसे बदल देते हैं स्पाउस से, तो लॉ कहेगा कि अगर कोई भी स्पाउस किसी भी स्पाउस के ऊपर अगर टॉर्चर करे, उसे डराए-धमकाए, उसे मारने की कोशिश करे, या इस तरह से कोई एक्शन ले जिससे उसे आत्महत्या करनी पड़े, तो उस केस में ये लॉ अप्लाई होगा, और उस स्पाउस को 3 साल की सज़ा होगी, जो कि नॉन बेलेबल होगी। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि स्पाउस का मतलब है या पति या पत्नी, यानी कि दोनों में से अगर कोई भी किसी के भी ऊपर गलत कार्य करता है, तो उस केस में उसको सज़ा मिलेगी, और इस हिसाब से ये जो लॉ है बराबर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ये भी बहुत-बहुत ज़रूरी है बताना
कि लॉ को ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं मैंने, उन सब वीडियोस में ये तो कहा गया है कि लॉ गलत है, लेकिन ये किसी ने भी नहीं बताया है कि लॉ को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आ चुका है कि सरकार को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इसे ठीक करना चाहिए। धन्यवाद।